इमरजेंसी सायरन बजता है और आपकी नींद खुल जाती है। बताती है कि आपके देश पर एक जंग छिड़ चुकी है। मोबाइल पर एक अलर्ट आता है कि आपको जल्द से जल्द अपना घर, अपने सपनों का घर खाली करना पड़ेगा। The operation began in August, according to senior members. 48 से पहले इजराइल इस दुनिया के नक्शे में था ही नहीं पूरा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि सभी लोग ठीक होंगे। क्या होगा दोस्तों अगर आप गहरी नींद में अपने परिवार के साथ सो रहे हों और अचानक से आपके देश का, आपके राज्य का, आपके ज़िले का और आपके शहर का, आपके मोहल्ले का इमरजेंसी सायरन बजता है और आपकी नींद खुल जाती है। आपको कुछ समझ नहीं आता है, तब तक आप खड़े होकर के घर की बालकनी में जाकर के देखते हैं चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। आप फ़ौरन घर में अंदर आते हैं, टीवी का रिमोट उठाते हैं, टीवी ऑन करते हैं और आपके सामने न्यूज़ आती है कि आपके देश पर एक जंग छिड़ चुकी है, दूसरे देश ने हमला कर दिया है। क्या सिचुएशन होगी आपकी। यही सिचुएशन इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच बनी हुई है। लोग रात में सोए हुए थे कि हम कल अपना आगे का ये काम करेंगे, सूची बना करके। कोई छुट्टियां मनाने वाला था तो कोई अपनी वाइफ को डेट पर ले जाने वाला था। बच्चे अपना होमवर्क करके घर में सो रहे थे, लेकिन उनको क्या पता था कि अगली सुबह ऐसी होगी कि फिर उसके बाद हम कुछ दिनों तक, पता नहीं और कितने दिनों तक स्कूल का मुँह न देख पाएंगे। यहाँ तक कि देश के प्राइम मिनिस्टर भी इसे वॉर घोषित कर देते हैं। במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחנית נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. और आपके मोबाइल पर एक अलर्ट आता है कि आपको जल्द से जल्द अपना घर, अपने सपनों का घर खाली करना पड़ेगा। तो आप की क्या सिचुएशन होगी आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यही सिचुएशन बनी है आज पैलेस्टाइन और इजराइल के लोगों में। आखिर पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में युद्ध क्यों छिड़ा है और आखिरकार ये इतनी लंबी दुश्मनी क्यों चल रही है। गाजा पट्टी क्या है, हमास क्या है। दोस्तों आपको बता दें कि सन 1948 से पहले इजराइल इस दुनिया के नक्शे में था ही नहीं। पूरा फिलिस्तीन ही था जिस पर ऑटोमन साम्राज्य का राज था। 14 मई सन 1948 में इजराइल और फिलिस्तीन का बंटवारा हुआ, जिसमें इजराइल से फिलिस्तीन को अलग कर दिया गया। इजराइल को बंटवारे में 55% जगह मिली, यहीं पर फिलिस्तीन को बंटवारे में सिर्फ 45% जगह मिली। और जब इन दो देशों का बंटवारा हुआ तब गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक फिलिस्तीन के हिस्से में थे। लेकिन सन 1967 में इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में फिर से 6 दिन का युद्ध होता है और इस 6 दिन के युद्ध में भारी नरसंहार होता है और इजराइल गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम को अपने कब्जे में ले लेता है, जिससे इजराइल की अब भूमि 55% से बढ़कर के 72% हो जाती है और अब यहाँ पर पैलेस्टाइन के पास सिर्फ 28% ही ज़मीन बचती है। इजराइल और गाजा पट्टी पहले जो फिलिस्तीन के कब्जे में थे, अब वह इजराइल के कब्जे में चले जाते हैं। तभी से पैलेस्टाइन के राजनीतिक संगठन गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक को छुड़ाने के लिए कई प्रयास करते हैं। ऐसे ही इजराइल और पैलेस्टाइन में अक्सर युद्ध जैसा माहौल बनता है और अक्सर कई बार युद्ध भी होता है। आपने हमास का नाम भी बार बार सुना होगा कि इजराइल का हमास के साथ युद्ध हुआ है। ये हमास आखिर है क्या। तो दोस्तों आपको बता दूं कि हमास एक फिलिस्तीन का राजनीतिक संगठन है। जैसे हमारे देश में राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक संगठन हैं, ऐसे ही पैलेस्टाइन देश में हमास एक राजनीतिक संगठन है जो कि गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक को छुड़ाने के लिए लगातार लड़ाइयाँ लड़ता रहता है और युद्ध छेड़ता रहता है। More than 700 Israelis have been. लेकिन अमेरिका ने इसे एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। हमास संगठन का गठन सन
1987 के जन आंदोलन के बाद हुआ था। तभी से हमास लगातार गाज़ा पट्टी, वेस्ट बैंक को छुड़ाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करता रहता है। ये तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। अभी जब 7 अक्टूबर को युद्ध छिड़ा और जब लोग अपने घरों में सो रहे थे, तब हमास ने इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे। आखिर 5000 रॉकेट क्यों दागे? और 5000 रॉकेट जब दागे तो इजराइल के पास एक सिस्टम है जिससे वह ऑटोमेटिकली हवा में ही रॉकेट्स को, बम को डिफ्यूज़ कर देता है। लेकिन आखिर 5000 रॉकेट को डिफ्यूज़ क्यों नहीं कर पाए? 5000 रॉकेट जब दागे गए तो कहाँ गया था इजराइल का सिस्टम? तो सिस्टम तब काम करता है जब रॉकेट या बॉम्ब बारी बारी से दागे जा रहे हों। यहाँ पर हमास ने एक साथ ही 5000 बम दागे और इजराइल का ऑटोमेटिक ये बम वाला सिस्टम फेल हो गया और ये काम नहीं कर पाया, जिसके कारण इजराइल में भारी बमबारी हुई और बहुत सी जनहानि भी हुई। अब बात आती है कि आखिर इसका मेन पॉइंट क्या है। अल अक्सा मस्जिद दोस्तों, जैसे मक्का मदीना है वैसे ही एक मुसलमानों का एक तीर्थ है अल अक्सा मस्जिद। मुसलमानों का सबसे पवित्र तीर्थ एक मक्का मदीना है, वैसे ही अल अक्सा मस्जिद भी तीसरे स्थान पर इनके आता है। बात है आज से 2 साल पहले की, 9 मई सन 2021 की, जब मुसलमानों की एक यात्रा निकल रही थी, जो यात्रा हर वर्ष निकलती है। उसी समय बिना इजाज़त के इजरायली पुलिस इस मस्जिद में घुस जाती है और यहाँ पर छानबीन करने लगती है। बिना किसी अनुमति, बिना किसी इजाज़त के यहाँ पर छानबीन होने लगती है। जब इजरायली पुलिस से कारण पूछा जाता है तो इजरायली पुलिस जवाब में बताती है कि हमें यहाँ पर आतंकवादी संगठन उपद्रवियों के छुपे होने की खबर थी, जिसकी सूचना पर हमने यहाँ पर तलाशी ली और यही हमास को पसंद नहीं आता है और हमास इजराइल पर वार करता है। वही कारण है कि आज हमास के कमांडर ने इस युद्ध को अल अक्सा ऑपरेशन नाम दिया हुआ है। आप इस नक्शे में देख पा रहे होंगे, जो एरिया है ये गाजा पट्टी है, जो कि पहले पैलेस्टाइन के कब्जे में था। सन 1967 के युद्ध के बाद इस पर इजराइल ने कब्जा जमा लिया और ये वेस्ट बैंक है, जो कि 1967 के युद्ध के पहले फिलिस्तीन के पास था और 1967 के युद्ध के बाद इस पर इजराइल ने कब्जा जमा लिया और यहाँ पर इजराइल की हुकूमत होने लगी। 55% से बढ़कर के इजराइल 70% तक उसका हिस्सा हो गया। अब जाहिर सी बात है कि जब किसी का इतना बड़ा हिस्सा भूभाग किसी देश से छुड़ा लिया जाएगा तो वह तो कोशिश करेगा और बार बार हमला भी करेगा। लेकिन यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की भावनाएं अभी भी इजराइल के लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हमास ने जो यहाँ पर किया है वह सोचने में भी घृणा आती है। कई लोगों को बंदी बना लिया, औरतों एवं महिलाओं पर ऐसे अत्याचार किए गए कि वह वीडियो हम आपको दिखा भी नहीं सकते। जब इजराइल और पैलेस्टाइन का बंटवारा हुआ था तब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी इसका विरोध किया था। हमारे नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो इजराइल दौरे पर गए थे। अब बात करते हैं हम आज की प्रेजेंट की, तो 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर अटैक किया और रेगुलर 5000 रॉकेट दागे, जिससे 1300 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हैं। आपको क्या लगता है कि हमास को ऐसा करना चाहिए, या इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच युद्ध होना चाहिए, या बैठ कर के शांति वार्तालाप होना चाहिए? मेरे हिसाब से युद्ध को रोक देना चाहिए, क्योंकि जब युद्ध होता है तो भुखमरी, महामारी, जनहानि और आर्थिक हानि, इन सभी से देश को जूझना पड़ता है। और कुछ ही ऐसे देश होते हैं जो साथ में आते हैं, जैसे अभी अमेरिका इजराइल के साथ है और इजराइल का अच्छा दोस्त भी है। दोस्तों, युद्ध कब तक चलेगा इसकी कोई अभी जानकारी नहीं है, लेकिन लगातार ऐसी बमबारी और युद्ध का सामना देखने को आ रहा है कि सामने वाले की तो रूह ही कांप जाए। हाल ही में एक अपडेट आई है कि इजराइल ने हमास के एयरफोर्स प्रमुख को बमबारी में उड़ा दिया है और यह एक इजराइल के लिए बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि इजराइल हमास पर जल से, थल से और वायु से, तीनों से अटैक कर रहा है। मेरी राय है कि अटैक रुक जाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो आम जनता होती है, जो बेकसूर जनता होती है, बेकसूर लोग होते हैं, सबसे ज़्यादा हानि उन्हीं की होती है। जब पहले के समय में
युद्ध लड़ते थे, राजा महाराजा जब युद्ध करने के लिए जाते थे तो सबसे ज़्यादा नुकसान और सबसे ज़्यादा फ़ायदा पता है किसका होता था? सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोगों का होता था जो युद्ध में सैनिक थे, क्योंकि वही सैकड़ों मील चढ़ करके जाते थे, युद्ध में लड़ते थे और वीरगति को प्राप्त होते थे। अब जब राजा महाराजाओं की विजय होती थी तो उन्हें बहुत सारा सोना मिलता था, राज्य मिलता था, और जो राजा हारने वाला होता था वह शरणागत हो जाता था और अपनी जान बचा करके उसी राजा के नीचे अपना राज्य चलाता था। इसीलिए मेरा आप सभी से आग्रह है कि ऐसे युद्ध ना होने चाहिए और आप भी आवाज़ उठाओ, आप भी भगवान से अपने इष्ट से प्रार्थना करें कि ये युद्ध जल्द से जल्द रुक जाए और ऐसे युद्ध कभी भी ना हो। और आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।